जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एआई के सफर के दूसरे अध्याय में। पहली बार हमने देखा कि कैसे अरस्तु, कैमलुल, लाइबनिज, बेवेज, एडा, ट्यूरिंग और मैक्सवेल ने सपना देखा कि मशीनें भी सोच सकती हैं, लेकिन ये कहानी यही नहीं होती। आज हम 1950 के दशक से शुरू करते हैं, जहां एआई ने असली आकार लेना शुरू किया। ये वह दौर था जब विचारों ने मशीनों में जान फूंक दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम फिर से टाइम मशीन में बैठते हैं और इस रोमांचक सफर को जारी रखते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1950 का दशक, जब अमेरिका में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और वैज्ञानिकों का ध्यान अब भविष्य की तरफ आ चुका था। इसी बीच एक शख्स ने सवाल पूछा जो एआई की दिशा बदल देगा। एलन ट्यूरिंग, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, उसने लिखा कि क्या मशीनें वाकई में सोच सकती हैं, और इसके लिए उसने एक टेस्ट दिया, ट्यूरिंग टेस्ट। कल्पना करें, एक कमरे में एक मशीन और इंसान दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप मशीन या इंसान में अंतर ना कर पाए या मशीनों को इंसान समझ लें, तो मशीन बुद्धिमान है। यह आइडिया उस समय क्रांतिकारी था, लेकिन ट्यूरिंग अकेले नहीं थे। उसी साल एक और बड़ा कदम उठा, डॉर्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। जॉन मैकार्थी, मार्विन मिस्की और अन्य दिग्गजों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। ये वो पल था जब एआई से विस्तार से चर्चा हुई। एआई को एक आधिकारिक विज्ञान माना गया, लेकिन चुनौतियां थी। कंप्यूटिंग पावर सीमित थे और कई लोग इसे तो असंभव ही मानते थे। फिर भी ये बीज अंकुरित हो रहा था। इस कहानी में 1950 को शुरुआती चमक है जो एआई को रोशन करने वाली थी। अब 1950 के दशक के अंत और 1960 की शुरुआत, ये वो समय था जब एआई में उम्मीदें चरम पर थी। हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूरल ने एक प्रोग्राम बनाया, लॉजिक थ्योरिस्ट। ये मशीन गणित के थ्योरम सिद्ध कर सकती थी, मानो वो इंसान की तरह सोच रही हो। आप कल्पना करें, एक मशीन जो खुद सवालों के जवाब तलाश रही हो। ये पहला एआई प्रोग्राम था और इसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसी दौरान फ्रैंक रोजेनब्लॉट ने परसेप्ट्रॉन पेश किया, एक साधारण न्यूरल नेटवर्क जो पैटर्न पहचान सकता था। यह आज की डीप लर्निंग का दादा था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद मशीनें जल्द ही सब कुछ सीख लेगी, लेकिन उत्साह के पीछे एक सच्चाई थी। ये तकनीक अभी नन्ही थी और सीमाएं एकदम साफ थी। फिर भी ये वो दौर था जब एआई का सपना हकीकत की तरफ बढ़ा। इस कहानी में ये वो कदम है जो एआई को चलना सिखा रहा था। लेकिन हर कहानी में जैसे उतार चढ़ाव होता है, इसी कहानी में 1960 के दशक के अंत तक एआई का उत्साह विदय को फीका पड़ने लगा। मशीनें जितना वादा करती थी उतना परफॉर्मेंस कर नहीं पाती थी। कंप्यूटिंग पावर कमजोर थे और बहुत सारी जटिल समस्याएं सामने आ रही थी जिनका कोई हल नहीं था। इसलिए सरकारों और कंपनियों ने भी फंड करना बंद कर दिया। इसे एआई का विंटर कहा गया, मानो एआई का सपना अब सो चुका हो। मार्विन मिस्की जैसे वैज्ञानिकों ने तो ये तक कहा कि एआई अभी बहुत दूर है। पर इस इतने बड़े वैज्ञानिक की ये बात सुनकर लोगों को थोड़ा सा पैशंस खोया। बेहतर तकनीक की जरूरत थी। एआई विंटर वो अंधेरा है जो नई सुबह की तैयारी कर रहा था। 1970 के दशक में एआई ने वापसी की। इस बार वैज्ञानिकों ने एक नई रणनीति अपनाई, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम मशीनें किसी खास क्षेत्र विशेषज्ञ की तरह काम करते थे। उदाहरण के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम माइसिन था, जो डॉक्टरों की मदद से बीमारियों का इलाज करता था। कल्पना करें, एक मशीन जो मेडिकल की सलाह दे रही हो, वो भी 1960 में। जापान में इस समय 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य था कि एआई को शक्तिशाली बनाना। ये दौर दिखाता है कि एआई को छोटे छोटे कदमों से अब आगे बढ़ते रहना होगा। इसी कहानी में एक्सपर्ट सिस्टम वो रोशनी है जो एआई को फिर से जिंदा करती है। 1980 के दशक में एआई ने एक नया रास्ता खोजा, मशीन लर्निंग। जॉफ हिंटन जैसे शोधकर्ताओं ने बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम को पेश किया, जो न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित करने का तरीका था। आप खुद कल्पना करें, एक मशीन जो खुद से सीख रही हो। ये तकनीक आज के एआई मॉडल जो चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीपसीक हम इस्तेमाल करते हैं, उनके रीढ़ हैं। इसी दौरान डेटा का महत्व बढ़ा, कंप्यूटर तेज हुए और एआई ने पैटर्न पहचानने में सफलता हासिल की। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक मात्र शुरुआत थी। इस कहानी में मशीन लर्निंग वो इंजन है जो एआई को गति देता है। 1997 एक ऐसा साल जो एआई के लिए एक सुनहरा अक्षर बन गया। वैज्ञानिक हैरान रह गए जब आईबीएम का डीप ब्लू, एक शतरंज कंप्यूटर जो विश्व चैंपियन शतरंज गैरी कास्परोव को हरा देता है। कल्पना करें, एक मशीन जो दिमाग की जटिल रणनीति बनाकर
विश्व चैंपियन को हरा रही हो। ये एआई की शक्ति का पहला सबूत था। हालांकि एक खास तौर पर शतरंज के लिए डिजाइन किया गया था, पर यह जीत एआई के भविष्य का संकेत थी। लोग समझ गए थे कि मशीन न सिर्फ सोच सकती हैं, बल्कि इंसानों को चुनौती दे सकती हैं। इस कहानी में डीप ब्लू वो मील का पत्थर है जो एआई को नई ऊंचाई पर ले जाता है। दोस्तों, ये था एआई के सफर का दूसरा अध्याय, 1950 से 1997 तक की यात्रा। इसने दिखा दिया कि कैसे एआई ने विचारों को मशीनों तक का सफर दिया। अगले पार्ट में हम एआई कैसे आज के युग में पहुंचा, चैटबॉट, डीप लर्निंग और उससे भी आगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक्स एवरीथिंग पर सब कुछ देखते रहें। कमेंट में बताएं क्या आप डीप ब्लू की जीत से प्रेरित हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार।